गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ये चैप्टर हम लोग कर रहे थे, ठीक है। 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर लिए यूट्यूब में, 3.1, 3.2 और 3.3। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। अगला जो एक्सरसाइज है 3.4 ये आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो 3.4 जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली है कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के ऊपर। कॉमन फैक्टर्स किसको बोलेंगे और कॉमन मल्टीपल्स किसको बोलेंगे। 2 टर्म है, एक है कॉमन फैक्टर्स, दूसरा है कॉमन मल्टीपल्स। देखो फैक्टर्स और मल्टीपल्स तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स। देखो अगर हम 2 नंबर तुमको दिए, हम एग्जांपल से हम समझाते हैं। मान लो 2 नंबर दिए, एक 4 दिए और एक 6 दिए। हम तुमको बोले 4 और 6 के बीच में कितना कॉमन फैक्टर है निकालो, ठीक है। तो तुम करोगे क्या, पहले 4 का फैक्टर्स निकालोगे, उसके बाद 6 का फैक्टर्स निकालोगे। 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा। फैक्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पिछले वीडियो में, इसलिए हम और एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। पिछला वाला वीडियो अगर देखे होगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 1, 4 और 2। 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब देखो दोनों का बीच में कॉमन फैक्टर निकालने के लिए तुम्हें देखना होगा कि कौन सा फैक्टर तुम्हारा कॉमन है। देखो 4 का फैक्टर में 2 है, 6 का फैक्टर में भी 2 है, ठीक है। 4 का फैक्टर में देखो 1 है, 6 का फैक्टर में भी 1 है। मतलब 4 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यही 2 तुम्हारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा 4 और 6 के बीच में। समझ में आया बात। तो इस तरीके से निकालना होगा। पहले जो 2 नंबर दिया रहेगा, 2 नंबर भी दे सकता है, 2 से ज़्यादा नंबर भी दे सकता है, ठीक है। तो पहले हर एक का तुम्हें फैक्टर निकालना होगा। उसके बाद देखना होगा कि कॉमन कौन सा है। मान लो तुम्हें 4, 6 दिया है और एक नंबर दे दिया है। 4, 6 दिया है मान लो और एक नंबर दे दिया। 4 और इसका 1, 4 और 2 था, इसका 1, 6, 2 और 3 था, ठीक है। मान लो 12 भी दे दिया है। 4, 6 और 12 तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है निकालो। तो 12 का भी तुम फैक्टर निकालोगे, 1 होगा, 12 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा। इतना कॉमन फैक्टर होगा। अब देखना होगा तीनों के बीच में कॉमन क्या है। देखो हर एक में देखो 1 है ना। अच्छा उसके बाद देखो हर एक में 2 भी है, हर एक में 2 है, 2 हो जाएगा। अच्छा और क्या है, देखो 12 में 3 है, 6 में 3 है, लेकिन 4 में 3 नहीं है, मतलब 3 नहीं ले सकते, तीनों में रहना होगा। अच्छा 6 देखो 12 में है, 6 में है, लेकिन 4 में नहीं है, तो 6 नहीं ले सकते, ठीक है। और देखो 4 देखो 12 में है, 4 में है, लेकिन 6 में नहीं है, तो 4 भी नहीं ले सकते। मतलब क्या, ये तीनों ही तुम्हारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। मतलब 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यही 2 कॉमन फैक्टर हो जाएगा 4, 6 और 12 के बीच में, ठीक है। मतलब तुम्हें निकालना होगा, हर एक का फैक्टर निकालना होगा, उसके बाद देखना होगा तो उनमें से कॉमन क्या है, वही तुम्हारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा अब आते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल भी कॉमन फैक्टर के तरह ही है, सेम है, लेकिन ये सिर्फ फैक्टर है और ये मल्टीपल है, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है। मान लो तुम्हें बोला गया कि 3 और 6 दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल निकालो। 3 और 6 दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल निकालो, ठीक है। तो देखो सवाल है ये कि मल्टीपल्स का कोई मतलब एंड नहीं है। मल्टीपल्स बहुत हो सकता है। फैक्टर का जैसा एंड है कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक नंबर का इतना फैक्टर होगा, तुम बोल सकते हो। जैसे कि मान लो अगर 4 का बात करें हम, 4 का कितना फैक्टर हो सकता है, 1, 2 और 4, सिर्फ 3 तो फैक्टर हो सकता है। अच्छा 12 का कितना फैक्टर हो सकता है, 1, 12, 2, 6, 3 और 4, ठीक है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो फैक्टर हो सकता है 12 का। मतलब हम काउंट कर सकते हैं कि फैक्टर्स कितना होगा, लेकिन मल्टीपल्स को तुम काउंट नहीं कर सकते कि मल्टीपल्स बहुत होता है, एंडलेस, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि मल्टीपल्स मतलब क्या, टेबल। जैसे अगर हम 3 का मल्टीपल तुमको बोलेंगे, तुम क्या लिखोगे, 3 का टेबल लिखोगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ऐसे चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। वैसे भी 6 का भी सेम, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 20, 6 5 30, ऐसे चलता रहेगा। हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या, मल्टीपल्स का कोई अंत नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन में पूछेगा कि 3 और 6 के बीच में 3 तो कॉमन मल्टीपल निकालो, ठीक है। हम क्या बोले, 3 और 6 के बीच में 3 तो कॉमन मल्टीपल निकालो। तो देखो 3 और 6 के बीच में कॉमन मल्टीपल 3 तो क्या होगा, पहला तो 6 होगा। अच्छा उसके बाद देखो 18 होगा, ठीक है। 2 ठो मिला मुझे निकालना कितना है, 3 ठो निकालना है। मतलब क्या, तुम्हें और भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितना तक तुम किए हो, तुम 3 6 और 18 किए हो, 6 5 और 30 किए हो, इतना तक तुम्हें 2 ठो कॉमन फैक्टर मिला, लेकिन तुम्हें निकालने बोला है 3 ठो। मतलब क्या, तुम्हें और भी लिखना होगा, और भी आगे जाना होगा,
ठीक है। तो 3 6 18 किए, उसके बाद क्या 3 7 21, ठीक है। 3 8 24, देखो 3 8 24 हो गया, और मेरा देखो 6 4 24 है, मतलब क्या ये भी कॉमन फैक्टर हो गया मेरा 3 तो कॉमन फैक्टर, एक 6 हो गया, एक 18 हो गया, एक 24 हो गया। 3 और 6 के बीच में कॉमन फैक्टर 3 तो निकाल लिए हम। और अगर ज़्यादा बोलता कि 4 ठो निकालो तो फिर भी तुमको और लिखना होता, क्योंकि 24 तक तुम्हें 3 तो कॉमन फैक्टर मिला है। अगर 4 ठो बोलेगा और आगे बढ़ो, दोनों को ही आगे बढ़ाओ, 3 को भी आगे बढ़ाओ, 6 को भी आगे बढ़ाओ, और मिल जाएगा कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से करना होता है, ठीक है। तुम्हें देखना होगा कितना कॉमन मल्टीपल पूछा है मुझे, उस हिसाब से हम लोग करेंगे, क्योंकि मल्टीपल्स का कोई अंत नहीं है। जैसे फैक्टर का अंत है, मल्टीपल्स का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ बता देते हैं, को प्राइम नंबर किसको बोला जाता है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर किसको बोला जाता है? देखो, दो नंबर के बीच में अगर कॉमन फैक्टर एक है, दो नंबर के बीच में, ठीक से सुनना, दो नंबर के बीच में अगर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर रहता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? दो नंबर को को प्राइम नंबर बोलेंगे। मतलब को प्राइम नंबर होने के लिए दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना पड़ेगा, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दो नंबर को अगर को प्राइम नंबर होना है तो दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा और कोई कॉमन फैक्टर रहेगा नहीं, तब जाके हम दो नंबर को को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो 5 और 7 ये को प्राइम नंबर है। क्यों? तुम 5 और 7 के बीच में कॉमन फैक्टर निकालो। देखो 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 5 होगा। 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 7 होगा। दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। और कुछ कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में? 1 को छोड़ के नहीं है। मतलब 5 और 7 तुम्हारा कॉमन को प्राइम नंबर हो जाएगा। दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होना है, एक छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ दोनों नंबर को प्राइम है। जैसे कि 5 और 7 के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है, तो 5 और 7 को प्राइम हो जाएगा। उस हिसाब से अगर हम बोलेंगे कि 3 और 6 ये दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं है, तो देखने के लिए तुम्हें इसका कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 3 होगा। 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 3 तो कॉमन फैक्टर होगा। अब 3 और 6 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है और 3 है, तो ये दोनों तुम्हारा क्या? को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन एक छोड़ के 3 भी कॉमन फैक्टर है। हम क्या बोले? को प्राइम होने के लिए कॉमन फैक्टर सिर्फ एक रहना होगा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोड़ के और भी नंबर तो कॉमन है, मतलब 3 और 6 का तुम्हारा कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 भी होगा, 3 भी होगा, इसीलिए ये 3 और 6 तुम्हारा को प्राइम नहीं होगा। 3 और 6 को अगर को प्राइम होना होता तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा। 3 और 6 दोनों नंबर का अगर को प्राइम होना है तो दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक रहना होगा, तब जाके वो को प्राइम होता। लेकिन 3 और 6 के बीच में कॉमन फैक्टर 1 भी है, 3 भी है, इसीलिए ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना होगा, एक छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, तब जाके हम दोनों नंबर को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोग का थ्योरी वाला पार्ट। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 में आते हैं, और थ्योरी तुम लोगों का नहीं है, यहीं तक थ्योरी है, हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। चलो देखो, पहला सवाल क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1। देखो क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। 20 और 28 के बीच में कॉमन फैक्टर निकालना होगा, 20 एंड 28। तो पहले दोनों का अलग अलग से फैक्टर निकालो। कैसे लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 20 क्या होगा? 1 होगा, 20 होगा, ये तो पहले होगा ही होगा। किसी भी नंबर का फैक्टर हमेशा क्या? 1 होता है, और जो नंबर दिया है वही होता है, ये पहले वीडियो में हम लोग बताए थे। ठीक है, तो पहले इन दोनों लिख देंगे। उसके बाद क्या? 4 5 ज़ा 20 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है, 2 10 ज़ा 20 होता है, 10 2 ज़ा 20 होता है। तो इतना कॉमन फैक्टर, इतना फैक्टर होगा 20 का। उसके बाद 28 का निकालो, फैक्टर्स ऑफ 28। देखो क्या होगा? 128 तो होगा। उसके बाद 2 14 ज़ा 28, 2 से 28 तुम डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन मिलेगा 14 मिलेगा तुमको। मतलब 2 14 ज़ा 28, मतलब 14 भी होगा, 14 2 ज़ा 28 ये भी होगा। अच्छा, उसके बाद 7 4 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28 ये भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर्स 28 का। अब देखो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? देयरफॉर कॉमन फैक्टर निकालो। दोनों के बीच में देखो क्या क्या कॉमन है। देखो 1 कॉमन है, दोनों में 1 है तो 1 हो जाएगा। अच्छा, दोनों में देखो 2 भी है तो 2 भी हो जाएगा। दोनों में देखो 4 है तो 4 हो जाएगा। और कुछ है देखो कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ ये तीनों ही कॉमन था, मतलब कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 2 और 4। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, उसके बाद डी वाला दिखाते हैं, लास्ट वाला। डी में क्या दिया है? 56 एंड 120। इन दोनों का बीच में कॉमन फैक्टर निकालना है, तो पहले 56 का फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स ऑफ
56 क्या होगा, 1 होगा, 56 पहले होगा, ठीक है। उसको 2 से डिविजिबल होता है 56, 2 28 सर 56 मतलब 28 से भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 8 ज़र 56 मतलब 8 7 ज़र 56 भी होगा, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, उसके बाद 4 से डिविजिबल होगा, 4 14 ज़र 56 मतलब 14 भी होगा, 14 4 ज़र 56 तो इतना हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा, उसके बाद 120 का निकालो, 120 का तो बहुत फैक्टर्स होगा, देखो फैक्टर्स ऑफ 120, पहला क्या होगा 1 और 120 ये तो होगा ही होगा, पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा देखो 2 से डिविजिबल होगा, 260 ज़र 120 मतलब 62 ज़र 120 होगा। अच्छा, 340 ज़र 120 43 ज़र 120 होगा, ठीक है। अच्छा, 10 से डिवाइड करोगे तो 10 12 ज़र 120 12 10 ज़र 120 ये भी होगा, ठीक है। 15 से डिवाइड करोगे 15 8 ज़र 120 मतलब 8 15 ज़र 120 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर तुम 30 से डिवाइड करोगे 120 को तो 34 ज़र 120 430 ज़र 120 ये भी होगा, ठीक है। 60 से डिवाइड किए देखो 62 ज़र 120 ये तो हो गया। अच्छा, अगर 24 से डिवाइड करोगे तो 24 5 ज़र 120 मतलब 5 24 ज़र 120 ये भी होगा, समझ में आ रहा है बात। तो देखो कितना फैक्टर हुआ मेरा, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देखो और एक बार गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ। और एक तो होगा देखो, अगर जितना भी हम फैक्टर्स निकाले, अगर तुम मान लो 6 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 से डिवाइड करोगे 6 से भी होगा, 6 20 ज़र 120 6 20 ज़र 120 ये भी होगा, मतलब 6 भी तुम्हारा एक फैक्टर होगा। और 6 20 ज़र 120 मतलब क्या 20 से भी होगा, 26 ज़र 120 हर एक नंबर से तुम्हारा डिविजिबल होगा फैक्ट, ये 120 वाला फैक्टर। ये जो 120 हम फैक्टर बताया ना, जितना भी नंबर यहाँ पे हम लिखे हर एक नंबर से ये 120 डिविजिबल होता है, मतलब क्या फैक्टर होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होगा दोनों के बीच में। मुझे तो कॉमन फैक्टर्स निकालना है, देखो एक कॉमन है तो एक लिखेंगे, देखेंगे कौन सा कॉमन है। उसके बाद देखो 2 इसमें है, इसमें भी 2 है मतलब 2 कॉमन होगा। अच्छा, इसमें देखो 4 है, इसमें भी देखो 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो इसमें देखो 8 है, इसमें भी देखो 8 है तो 8 हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा देखो, और कोई भी कॉमन नहीं है, बाकी सब अलग अलग है। ये चारों सिर्फ कॉमन था, मतलब ये 4 तुम्हारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से करना होगा। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पहला वाला सवाल हो गया। सवाल नंबर 2 में देखो, सवाल नंबर 2 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। ये तो एग्जाम्पल में अभी हम लोग किए थे, ठीक है, जब थ्योरी समझाए थे तब ये सवाल ऑलरेडी हम करा चुके हैं, ठीक है। तो बी वाला कराते 5 15 एंड 25, तीनों के बीच में तुम्हें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो प्रोसेस सेम है, पहले तीनों का अलग अलग से तुम्हें फैक्टर निकालना पड़ेगा। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5 क्या होगा, 2 होगा, 1 और 5। उसके बाद 15 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होगा, 1 होगा, 15 होगा, 5 होगा, 3 होगा समझ में आ रहा है। उसके बाद 25 का फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 25 1 होगा, 25 होगा और 5 होगा, ये तीनों ही होगा सिर्फ। अब तीनों के बीच में देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है, वही तुम्हारा कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा। कॉमन फैक्टर्स देखो तीनों के बीच में क्या कॉमन है, 1 तो कॉमन होगा ही तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कॉमन है, देखो 5 कॉमन है तो 5 हो जाएगा, बस ये दोनों ही कॉमन है, मतलब कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 5 15 एंड 25 का 1 और 5 होगा, बस ये दोनों ही होगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये 2 नंबर भी हो गया। अच्छा, सवाल नंबर 3 में आते हैं। देखो सवाल नंबर 3 है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। पहला 3 तो कॉमन मल्टीपल निकालना होगा 6 और 8 के बीच में। सवाल को ध्यान से पढ़ो, पहला 3 ठो कॉमन मल्टीपल मतलब फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, पहला जो 3 ठो कॉमन मल्टीपल होगा वही तुमको निकालना होगा 6 और 8 के बीच में। तो पहले ही बोले जब एक थ्योरी पढ़ाए थे कि मल्टीपल्स क्या एंडलेस होता है, मल्टीपल्स कभी तुम काउंट नहीं कर सकते कि कितना मल्टीपल होगा, कितना कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। इसलिए तुमको जब तक ना कॉमन मिले तब तक तुमको करते जाना है, ठीक है। जैसे कि मुझे पहले 6 का मल्टीपल्स निकालना होगा, उसके बाद 8 का मल्टीपल्स निकालना होगा, उसके बाद देखना होगा कौन सा कॉमन है दोनों के बीच में। तो 6 का मल्टीपल तुम निकालो, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18, 6 4 ज़र 24, 6 5 ज़र 30,
6 6 ज़र 36, 6 7 ज़र 42, 6 8 ज़र 48, मान लो 48 तक की है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए हम 48 तक किए, मतलब 6 8 तक किए हम, ठीक है। अच्छा, देखते हैं अगर इनमें से 3 तो कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो और आगे बढ़ना होगा। मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 8 3 ज़र 24, 8 4 ज़र 32, 8 5 ज़र 40, 8 6 ज़र 48, 8 7 ज़र 56, 8 8 ज़र 64, 8 9 ज़र 72, 8 10 ज़र 80, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका 48 था तो 6 8 तक किए थे, तो 6 9 ज़र कितना होगा 54, 6 10 ज़र 60, मान लो 10 तक की। अब देखते हैं कितना होता है कॉमन, मुझे 3 ठो निकालने बोला है, पहला 3 ठो, तो कॉमन मल्टीपल्स लिखो। देखो कॉमन क्या क्या है, देखो पहले कॉमन ढूंढते हैं। देखो 24 पहला कॉमन मल्टीपल तुम्हारा कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा दोनों के बीच में, तो 24 लिख दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कॉमन क्या आ रहा है, उसके बाद देखो 48 आ रहा है कॉमन, देखो 48 दोनों में है तो 48 लिख दिए। अब देखो 24 और 48 के बाद मुझे और कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब और आगे जाना होगा तुमको, ठीक है। तो देखो हम 6 10 ज़र 66 किए थे, उसके बाद 6 11 ज़र 66, 6 11 ज़र 66, 6 12 ज़र 72, 6 12 ज़र 72 हो गया। अब जहाँ तक 72 मुझे मिल गया, देखो 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है, मतलब 72 भी मेरा कॉमन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। जब तक ना तुम्हें जितना मल्टीपल पूछा जाए उतना ना मिले, तब तक तुमको इसको आगे बढ़ाते रहना होगा, तभी तुमको जाके एक टाइम बाद मिलेगा। मुझे 3 ठो पहला कॉमन मल्टीपल पूछा था, मैंने 3 ठो कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। अब अगर मान लो कि अगर 4 ठो बोल था तो मुझे इसको और आगे लेके जाना होता, हम 6 को भी आगे लेके जाते, 8 का जो मल्टीपल उसको भी साथ साथ आगे लेके जाते। उसके बाद देखते कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन कोई नंबर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये जो मल्टीपल है ये पहला 3 ठो मल्टीपल है, ऐसा नहीं है कि 6 और 8 के बीच में यही सिर्फ तीनों मल्टीपल कॉमन होगा, ऐसा नहीं है, इसके बाद भी है। तुम्हें 3 ठो निकालने बोला है इसलिए हम 3 ठो निकाले, ठीक है। अच्छा, तो नंबर 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, सवाल नंबर 4 क्या है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4। मतलब तुम्हें 100 के नीचे नंबर्स लिखना होगा जो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल है। देखो इस सवाल को होमवर्क करोगे, हम समझा दे रहे हैं कैसे करोगे। पहले तुम्हें 3 का मल्टीपल्स निकालना होगा, जैसे हम लिखे ना मल्टीपल्स ऑफ 3 इक्वल टू डाले, उसके बाद 3 का मल्टीपल निकाले, कितना मल्टीपल होगा निकालोगे, उसके बाद 4 का मल्टीपल निकालोगे, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल्स ऑफ 3 कितना निकालोगे, 100 तक निकालोगे। मल्टीपल्स ऑफ 3 तुम निकालोगे 100 तक, मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऐसे करते करते 100 तक चलेगा 3 का मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद 4 का जो मल्टीपल निकालोगे वो भी 100 तक निकालोगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ऐसे करते करते 100 तक जाएगा। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 दोनों ही 100 तक जाएगा। उसके बाद तुम देखना 3 और 4 के बीच में कॉमन मल्टीपल्स कितना आ रहा है। हम 100 तक क्यों बोले, क्योंकि देखो इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि तुम कॉमन मल्टीपल्स निकालो 3 और 4 के बीच में जो 100 के नीचे होगा, 100 से नीचे होगा, इसलिए हम 100 तक बोले। मतलब जो आंसर तुम्हारा होगा ना 3 और 4 के बीच में जो भी कॉमन मल्टीपल्स तुम निकालोगे वही तुम्हारा आंसर है। उस कॉमन मल्टीपल्स क्या हमेशा 100 के नीचे रहेगा, 100 के ऊपर नहीं जाएगा कॉमन मल्टीपल्स। समझ में आ रहा है बात। तो इसीलिए 3 का मल्टीपल्स भी जब तुम निकालोगे, जैसे हम अभी भी किए, 100 तक निकालोगे। 4 का जो मल्टीपल्स निकालोगे वो भी 100 तक निकालोगे। उसके बाद देखना दोनों के बीच में कितना मल्टीपल्स कॉमन आ रहा है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये होमवर्क करोगे, समझा दिए हम। सवाल नंबर 5 में आते हैं। देखो सवाल नंबर 5 क्या है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तुम्हें ABCD करके दे दिए गए, तुम्हें निकालना का बोलना पड़ेगा कौन सा नंबर को प्राइम है यहाँ पे। तो हम पहले ही बोले थे को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, दोनों नंबर को हम को प्राइम नंबर तभी बोलेंगे जब दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तुमको, तभी हम बोल सकते कि दोनों नंबर को प्राइम है। जैसे कि मान लो पहला वाला हम एग्जाम्पल तुमको समझाते हैं, 18 एंड 35 दिया हुआ है। पहले मुझे दोनों का फैक्टर निकालना होगा। क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होगा, देखो 1 होगा, 18 होगा, 2 होगा, 9 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 2 9 ज़र 18, 3 6 ज़र 18, इतना फैक्टर हो जाएगा 18 का। 35 का फैक्टर देखो कितना होगा, 1 होगा, 35 होगा, 5 7 ज़र 35, 7 5 ज़र 35, इतना होगा 35 का फैक्टर। अब दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर निकालो, देखो कितना आ रहा है, देखो
दोनों के बीच में एक ही नंबर कॉमन है जो कि 1, और कोई कॉमन नंबर नहीं है। मतलब क्या, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है। अब दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर मिला, मतलब क्या, दोनों नंबर तुम्हारा को प्राइम नंबर हो जाएगा। तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर 18 and 35 आर को प्राइम नंबर्स। समझ में आ रहा है? अगर एक छोड़ के और कोई फैक्टर मिलता तो हम इसको को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते थे। समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक तो दिखा देते हैं। तो बहुत इजी है ये, सिर्फ जानना होगा कि को प्राइम किसको बोला जाता है। अगर एक बार तुम एक सवाल कर लिए तो बहुत इजी है ये। अच्छा, मान लो हम डी वाला दिखाते हैं। देखो डी वाला क्वेश्चन क्या है, तुम्हें डी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 17 and 68 के बीच में निकालना होगा। 17 and 68 के बीच में निकालना होगा। तो पहले फैक्टर्स ऑफ 17 निकालो। दो 17 का सिर्फ दो ही फैक्टर होगा, 1 और 17, और कोई फैक्टर नहीं है 17 का। अच्छा, 68 का कितना फैक्टर है क्या, देखो फैक्टर्स ऑफ 68। देखो पहला तो 1 और 68 तो होगा, उसके बाद 2 होगा, क्योंकि 2 से 68 डिविजिबल होता है। 2 34 are 68, मतलब क्या 34 भी होगा, 34 2 are 68, ठीक है। अच्छा, 4 से डिविजिबल होगा, 4 17 are 68, मतलब 17 4 are 68 होगा। तो इतना फैक्टर हो जाएगा क्या, 68 का, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, एक होगा, और देखो 17 होगा, 17 भी है दोनों के बीच में। तो 17, तो कॉमन फैक्टर क्या मिला, 1 मिला, 17 मिला। अब देखो ये दोनों नंबर को तुम को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर क्या, 1 भी है और दूसरा एक नंबर भी है। ये दूसरे नंबर की वजह से क्या है, तुम दोनों को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। अगर सिर्फ एक मिलता कॉमन फैक्टर तब तुम प्राइम बोल सकते थे। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 17 and 68 आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अच्छा, सवाल नंबर 6, जो भी हम स्किप कर रहे हैं सब होमवर्क रहेगा, ठीक है। हम सिर्फ दिखा दे रहे हैं टाइप कैसे करना है। 6 नंबर क्या है, देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 12, बाई व्हिच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। मतलब एक नंबर है जिसको तुम 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 12 से भी डिवाइड करते हो। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है हम बताते हैं तुमको, कि एक नंबर है जिसको तुम 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 12 से भी डिवाइड कर सकते हो। तुम्हें पूछा गया है कि और कोई नंबर बताओ जिस नंबर से भी ये डिविजिबल होगा। मतलब एक नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल होता है, 12 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। और कोई नंबर से डिविजिबल क्या होगा, और ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर से भी ये डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5 into 12, मतलब 60। तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसी से डिविजिबल होगा। मतलब तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 60। सवाल था कि एक नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल होता है, 12 से भी डिविजिबल होता है, तो और ऐसा कौन सा नंबर है जिससे भी वो डिविजिबल होगा। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा उसी से वो डिविजिबल होगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 7 हम समझा दे रहे, ये होमवर्क करोगे। देखो सवाल नंबर 7 क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12, बाई व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। एक नंबर 12 से डिविजिबल है और किस नंबर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तुम 12 का फैक्टर निकालोगे। 12 का फैक्टर कितना होगा, फैक्टर्स ऑफ 12 निकालोगे। अब जितना फैक्टर्स तुम्हारा 12 का फैक्टर आएगा, हर एक फैक्टर तुम्हारा इस नंबर से डिविजिबल होगा। और एक बार समझा दे रहे, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल होता है। तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है और किस नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा। इसके लिए तुम्हारा 12 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। तुम 12 का फैक्टर निकालोगे, जितना फैक्टर आएगा तुम्हारा, हर एक फैक्टर क्या होगा, डिविजिबल होगा। वो हर एक नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर कितना है, तुम ऐसे लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 12 ऐसे निकालोगे, 1 होगा, 12 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा। मतलब क्या, ये सारे नंबर से तुम्हारा क्या, वो नंबर डिविजिबल होगा। 12 से तो डिविजिबल हुआ, 12 से तो डिविजिबल होगा बता दिया था, ठीक है ना। मतलब तुम्हारा आंसर क्या होगा, 1 3 4 2 और 6, ये आंसर हो जाएगा। 12 नहीं लिखोगे आंसर में, क्योंकि 12 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया कि 12 से डिविजिबल होता है। पूछा गया और किस नंबर से होगा, और किस नंबर से होगा, 1 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 2 से होगा, 6 से होगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम 12 का फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी खत्म, ठीक है। 3.4 ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज नहीं था, ये भी हो गया। अगला दिन हम लोग 3.5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।